हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। मेडिवल इंडिया का जो आखिरी टॉपिक है वो है मराठों से संबंधित, और मराठों से संबंधित 3 क्वेश्चन जेपीएससी के सिलेबस में हमारे सामने आते हैं। एक तो शिवाजी की उपलब्धि, दूसरा मराठा राज्य का उत्कर्ष, और तीसरा है कि मराठों का उत्तर की ओर अभियान और उनका पतन। इन 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण में है इस परीक्षा जेपीएससी की बात कर रहे हैं उसके लिए, तो वो क्वेश्चन है शिवाजी की उपलब्धियां, या इसी क्वेश्चन का एक रूप है शिवाजी एक महान सेना नायक के साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। इस कथन की समीक्षा करें या इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन करें। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे इसी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। बोर्ड पर हम बहुत सारा चीज लिख कर रखे हैं जिसको कि आपको आंसर लिखते वक्त इस्तेमाल करना होगा, तो कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए आप चाहें तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप मेरी बात को सुने तब आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें, अगर आप इसको सुन करके आंसर लिखते हो तो। इसके अलावा एक बात और, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेडिवल से मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड किए हैं, जिसमें कि मंगोलों का आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुफिज्म से अगर क्वेश्चन आता है मेडिवल इंडिया से तो आप निश्चित तौर पे वहां से लिखने का प्रयास कीजिए, वो आपको स्कोर देने वाला है। इसके अलावा मुगल मनसबदारी व्यवस्था, मुगल स्थापत्य, मुगल पेंटिंग, ये सब मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेडिवल इंडिया में जिसको कि आप झारखंड वाले क्वेश्चन के स्थान पर लिखेंगे तो कहीं ये ज्यादा आपको स्कोर देगा। खैर, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं अब शिवाजी की उपलब्धियों का। तो ऐसे क्वेश्चन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि भारत के महान शासकों में से एक शिवाजी भी थे, जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर न सिर्फ शासक का पद स्थापित किया या शासक का पद प्राप्त किया, बल्कि मराठा राज्य का निर्माण करके भारत के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी स्थापित किया। शिवाजी ने महाराष्ट्र के बिखरे हुए मराठों को एकजुट किया, और उनके बदौलत उस दौरान जब मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, मुगलों के विस्तार के विरुद्ध अपनी क्षेत्रीय अस्तित्व को उन्होंने कायम किया, उसको स्थापित करने का काम किया। वे पहले ऐसे मराठा थे जिन्होंने अपने राज्य में मराठों को अपनी व्यवस्था स्थापित करने का मौका दिया। मतलब उनकी जो परंपरागत शासन व्यवस्था थी उस व्यवस्था को मराठा राज्य में स्थापित करने का मौका दिया। एक सेना नायक के तौर पर शिवाजी की उपलब्धियों से सभी इतिहासकार सहमत होते हैं, इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि वो एक महान सेना नायक और राष्ट्र निर्माता थे। लेकिन प्रशासक के तौर पर शिवाजी की उपलब्धियों पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि शिवाजी एक महान प्रशासक भी थे, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार, जैसा कि मैंने बताया, मराठों की जो मौलिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उस मौलिक प्रशासनिक व्यवस्था को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में तब्दील करने का, परिवर्तित करने का, या राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का काम किया। इन बातों से भी बढ़कर के पहली बार उन्होंने मराठों में स्वतंत्रता की भावना को जगाने का काम किया, और मराठों का जो अस्मिता था, उनकी जो पहचान थी, उसको एक स्थान दिलाने का काम किया। और इस रूप में शिवाजी की जो उपलब्धियां हैं वो निश्चित तौर पर एक बड़े शासक वाली उपलब्धि नजर आती है, और इसी क्रम में हम लोग शिवाजी के इन दोनों पहलुओं को, उनकी उपलब्धियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सेना नायक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर शिवाजी के जो कार्य हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसको समझने का काम करें।
तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब सेनानायक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर हम लोग को अपनी बात को रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। अभी तक हम जितने भी बात रखे हुए हैं वो सेनानायक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर शिवाजी को स्थापित करने के लिए ये आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। तो अब हम लोग इनके इस रूप को देखें। शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन था वो संघर्षों से भरा हुआ था। हम सब जानते हैं कि शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले जो थे वो पहले बीजापुर की सेवा में थे, हालांकि बाद में वो अहमदनगर की सेवा में भी चले गए थे। लेकिन शिवाजी ने बीजापुर की सेवा करने के स्थान पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का जो स्वप्न देखा था उसको पूरा करने का काम प्रारंभ किया। अपने पिता से उन्हें पूना की जागीर मिली थी, तो पूना की जागीर का उन्होंने प्रबंधन करना शुरू किया और इसी दौरान मावल के जो वीर थे, मावल प्रदेश जो है यह सतपुरा रेंज में है, सतपुरा का जो पूरा रेंज है वहीं पर मावल का प्रदेश है। तो मावल प्रदेश के बिखरे हुए जो युवा थे, नवयुवक थे, उनको एकजुट किया, उनको सैन्य प्रशिक्षण प्रदान की और फिर अपने इन युवा साथियों के बदौलत शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना का जो स्वप्न देखा था उसको पूरा करने के अभियान पर निकल पड़े। शिवाजी का प्रारंभ से ही उद्देश्य था एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का, और इसी क्रम में उन्होंने 1643 से, देखिए यहां पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 1643 से 1656 तक कई महत्वपूर्ण दुर्गों को जीतने का काम किया। उस दौर में मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में दुर्ग का बड़ा महत्व था। तो शिवाजी ने 1643 से 1656 तक कई दुर्गों को जीतने का काम किया कि इनके बदौलत मावल के अपने युवा साथियों या नवयुवकों के बदौलत। यहां पर शिवाजी के द्वारा जो सबसे पहले दुर्ग जीता गया था वह दुर्ग था रोहिदेश्वर दुर्ग। ठीक है, हालांकि सामरिक रूप से रोहिदेश्वर दुर्ग का बहुत महत्व नहीं था, लेकिन सामरिक रूप से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था 1646 में उनके द्वारा तोरन दुर्ग का जीता जाना। तोरन का जो दुर्ग था यह बीजापुर के अधीन था, उससे ही शिवाजी ने इस दुर्ग को जीतने का काम किया था। इसके अलावा शिवाजी ने सिंगड़, पुरंदर, यहां हम देखिए अंडरलाइन भी किए हुए हैं, पुरंदर का दुर्ग 1648 में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से जीता था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। इसके अलावा चाकन, सुपा, जावली, जावली को भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिसको कि 1656 में शिवाजी ने चंद्रराव मोरे से जीतने का काम किया था। तो ये जावली के अलावा कोंकण, ये सब जो दुर्ग थे शिवाजी ने शुरुआती दौर में जीतने का काम किया। और 1656 तक संपूर्ण मावल प्रदेश पर शिवाजी ने कब्जा अपना कर लिया, अपना अधिकार जमाने का काम कर लिया। अब इन स्थितियों में शिवाजी का जब इन क्षेत्रों पर विजय स्थापित हो जाता है तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगता है, और इसी क्रम में उन्होंने 1656 में ही जब मावल प्रदेश को जीता तो उसको जीतने के बाद उन्होंने उसको उसी वर्ष रायगढ़ को भी जीता, और रायगढ़ को जीतने के बाद उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये जो तमाम दुर्ग पर शिवाजी के द्वारा शुरुआती दौर में जीत दर्ज किए गए, उसके कारण से शिवाजी का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। तो 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी भी कायम कर ली और इतने सारे महत्वपूर्ण दुर्गों को जीता। 1656 के बाद कुछ समय तक के लिए शिवाजी ने बाहरी परिस्थितियों का मतलब कि महाराष्ट्र की जो अन्य शक्तियां थी, जैसे कि बीजापुर का बात कर रहे हैं, अहमदनगर का बात कर रहे हैं, तो बाहरी परिस्थितियों के कारण कुछ समय तक शिवाजी ने किसी प्रकार का कोई अभियान तो नहीं किया, लेकिन जब वो अभियान पर नहीं थे तब उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया, और फिर उसके बाद
बीजापुर के खिलाफ संघर्ष के लिए निकल पड़े। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि बीजापुर से 1646 में उन्होंने तोरनदुर्ग जीता था, तो बीजापुर के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया और बीजापुर से उन्होंने कल्याण, भिवंडी और माहुली जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को जीतने का काम किया। और बीजापुर के खिलाफ इस संघर्ष की परिणति थी 1659, जो बेसिकली 2 नवंबर, डेट के साथ भी जाए तो 2 नवंबर 1659 को अफजल खां की उन्होंने बगनखे से हत्या करने का काम किया। तो यहां तक शिवाजी ने बीजापुर तक को खत्म किया, लेकिन अभी तक उनका मुगलों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है। मुगलों के खिलाफ शिवाजी का संघर्ष शुरू होता है 1657 में। पहली बार यहीं से शिवाजी का मुगलों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब सिर्फ वो बीजापुर तक जीत करके शांत नहीं बैठे, बल्कि मुगलों के साथ संघर्ष भी शुरू किया। 1663 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। रात्रि के काल में उन्होंने शाइस्ता खां, ये औरंगजेब के मामा थे, इनके खेमे में शिवाजी ने रात्रि काल में हमला बोल दिया, जिसके बाद शाइस्ता खां को वहां से भागना पड़ा। शाइस्ता खां पर जीत से निश्चित तौर पे इनका प्रभाव और भी बढ़ गया, क्योंकि अब उन्होंने मुगल सूबेदार को पराजित करने का काम किया था, जो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर भी बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, तो शाइस्ता खां के खिलाफ उनका महत्वपूर्ण अभियान हुआ और शाइस्ता खां भागा। इसके बाद 1664, इसको भी हम लाइन कर रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 1664 में व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सूरत को लूटने का काम किया। तो सूरत जो था वो धनी नगर था, व्यापारिक प्रदेश था, इसको लूट करके और अपने राज्य को उन्होंने आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया। अब शिवाजी का जिस तरीके से शक्ति बढ़ रहा था, उस शक्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को और मुअज्जम के साथ राजा जय सिंह को शिवाजी की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए दक्षिण भेजा। जय सिंह के कारण जय सिंह ने स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी कि शिवाजी को 1665 में 22 जून 1665 को शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुरंदर की संधि शिवाजी के लिए आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बड़ा ही नुकसानदेह था, क्योंकि इन संधि के शर्तों के तहत शिवाजी को अपने 23 दुर्ग, जिससे कि 4 लाख हून का सालाना राजस्व की प्राप्ति होती थी, वो मुगलों को देना पड़ा और अपने पास सिर्फ 1 लाख रुपया या 1 लाख हून राजस्व वाला 12 किला ही अपने पास रखना पड़ा। और इसके अलावा शिवाजी ने अपने पुत्र को, संभाजी को, मुगल दरबार में भेजा, जहां उनको 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया। तो खैर, पुरंदर का जो संधि हुआ ये शिवाजी के लिए नुकसानदेह था। बाद के घटनाक्रम को आप चाहें तो इसमें लिखें, ना भी लिखें, लेकिन हम आपको बता दें यहां पर कि 1666 में राजा जयसिंह के पहल पर शिवाजी मुगल दरबार, औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, उनका सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया उनके साथ। लिहाजा भरे दरबार में शिवाजी ने औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अगस्त के महीने में 1666 में ही शिवाजी का वहां से पलायन हुआ और फिर उनका मुगलों के साथ फिर से संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटने का काम किया और फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को, जो बीच में पुरंदर की संधि वगैरह के कारण चरमरा गई थी, उसको दुरुस्त करने का काम किया। तो 1670 में सूरत को लूटा और साथ ही साथ सलेहर और पनहाला जो दुर्ग थे, इन दुर्गों पर भी शिवाजी ने अधिकार करने का काम किया और फिर इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए 16 जून 1674 को उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराने का काम किया और स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर दी।
स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना के बाद भी शिवाजी ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उसके बाद भी लगभग दक्षिण के 100 किलों को दुर्गों को उन्होंने जीतने का काम किया, जिसमें कि जिंजी, मदुरई, वेलूर ये सब जो थे महत्वपूर्ण थे। और जिंजी को जीत करके शिवाजी ने अपने दक्षिणी राज्यों का राजधानी बनाने का काम किया। तो फिर एक लंबे चौड़े संघर्ष के बाद अपने आंतरिक रूप से और फिर बाद में बीजापुर और मुगलों से संघर्ष करते हुए अंततोगत्वा 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा करके स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर दी। हालांकि 1656 में ही उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से शिवाजी निश्चित तौर पर एक सेनानायक थे और राष्ट्र निर्माता थे, और जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये काम किया वो निश्चित तौर पे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करता है। इतिहास में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो सेनानायक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर शिवाजी को हम लोगों ने देखने का काम किया कि वो कैसे एक महान सेनानायक और राष्ट्र निर्माता थे। अब हम लोग देखेंगे शिवाजी को एक प्रशासक के तौर पर। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड को साफ कर दें। ये चीजें अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये नाम आपको लिखने में आसान हो जाए। और ये क्रोनोलॉजी हम बना दी है ताकि आपको आंसर को आगे ले जाने में आसानी हो। इंट्रोडक्शन आपको बता देंगे है, इंट्रोडक्शन लिखिएगा और फिर एक सेनानायक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर इनको स्थापित कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक प्रशासक के तौर पर शिवाजी की क्या उपलब्धियां हैं। तो शिवाजी एक विजेता सेनानायक और राष्ट्र निर्माता के साथ साथ एक बेहतरीन प्रशासक भी थे, क्योंकि उन्होंने परंपरागत और क्षेत्रीय जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसे मराठा प्रशासन का स्वरूप प्रदान करने का काम किया। और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि उनके जीवित रहते कभी भी किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। और उनके मृत्यु के बाद भी 1761 के पानीपत की लड़ाई तक उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से काम करती रही। तो ये बात निश्चित तौर पर उनको एक बेहतर प्रशासक के तौर पर स्थापित करता है। शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मुगलों और दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिसको कि हम लोग प्रभुत्व राजतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, या जिसको प्रभुत्व राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कि छत्रपति जो होता था वो प्रधान होता था। संपूर्ण शक्ति छत्रपति के हाथ में होती थी। इस तरीके से छत्रपति एक निरंकुश शासक की तरह होता था, लेकिन वो प्रजा के कल्याण के लिए ही काम करता था। निरंकुश होने का मतलब नहीं था कि वो जन कल्याणकारी कार्यों से पीछे हट गया था। साथ ही साथ छत्रपति को सहयोग देने के लिए अष्टप्रधान का भी प्रावधान था। ये बेसिकली एक परिषद थी, और ये परिषद कोई नीति निर्धारक संस्था नहीं थी, बल्कि छत्रपति को उनके कार्यों में सहयोग करती थी। मतलब उनके निजी सचिव के समान ये जो अष्टप्रधान था वो काम करता था। अष्टप्रधान में आप सबने प्रीलिम्स पढ़ा है, 8 मंत्री परिषद के लोग थे, जिसमें कि पेशवा जो था ये सबसे महत्वपूर्ण होता था। पेशवा सबसे महत्वपूर्ण होता था। इसके अलावा सर ए नौबत जो कि सेनापति के तौर पर काम करता था, अमात्य ये वित्त सचिव के तौर पर काम करता था, गृह मंत्री के तौर पर वाकया नवीस काम करता था, सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था, सुरुनवीस या जो चिटनीस होता था इस अष्टप्रधान में वो शाही पत्राचार को देखता था। इसके अलावा दान विभाग को पंडित राव के द्वारा संभाला जाता था, और साथ ही साथ एक न्यायाधीश भी होता था। तो आप अगर याद रहे तो अष्टप्रधान के इन सभी मंत्रियों का नाम लिख दे, नहीं तो कम से कम पेशवा सर ए नौबत का उल्लेख जरूर कर दे। ठीक है, पंडित राव, न्यायाधीश, ये सब तो आपको याद निश्चित तौर पे रहेंगे। नहीं याद हो कोई बात नहीं। अष्टप्रधान था जिसमें कि पेशवा प्रधान होता था, और छत्रपति की अनुपस्थिति में सारे कार्य उसी के द्वारा
किए जाते थे। ठीक है, अष्टप्रधान में जो पंडित राव और न्यायाधीश थे, इन दोनों को छोड़ करके अष्टप्रधान में शामिल सभी मंत्रियों को युद्ध के दौरान सैन्य संचालन की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, उनको भी युद्ध में भाग लेना होता था। इनका या उनका जो अष्टप्रधान में लोग थे, उनकी नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाती थी। शिवाजी ने इस बात का ध्यान रखा था कि अधिकारियों का पद वंशानुगत न हो। शिवाजी ने इस बात का ध्यान रखा था कि अधिकारियों का पद वंशानुगत न हो सके, लेकिन वो फिर भी सामंतवादी तत्वों पर नियंत्रित करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि पेशवा का पद भी बाद में हम सब जानते हैं कि वंशानुगत हो गया था। संगोला की संधि आप याद कीजिए, जो 1750 में हुआ था, तो पेशवा का पद भी बाद में वंशानुगत हो गया। तो सामंती तत्वों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके थे, और ये पद भी वंशानुगत हो गया। शिवाजी का जब मूल्यांकन करेंगे तो ये चीजें वहां पर इस्तेमाल करेंगे कि पद जो था वो वंशानुगत बना रहा। खैर, शिवाजी का जो मराठा राज्य था वो मराठा राज्य स्वराज कहलाता था। शिवाजी का मराठा राज्य स्वराज कहलाता था, और यह 3 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी प्रांत में पूना से लेकर के सलेहर तक का क्षेत्र शामिल था, और उत्तरी प्रांत का प्रशासन देखने का काम शिवाजी के जो पेशवा थे मोरोपंत पिंगले, उनके द्वारा संभाला जाता था। ना याद रहे नाम कोई बात नहीं, सिर्फ उत्तरी प्रांत लिख दीजिए, और अगर ये याद रहे कि पूना से सलेहर तक का क्षेत्र इसमें शामिल था तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पूना से सलेहर तक का। दक्षिणी प्रांत में समुद्र तटीय जो क्षेत्र थे वो शामिल था। इसके अलावा बंबई और कोंकण का क्षेत्र भी शामिल था, और दक्षिणी प्रांत का प्रशासन अन्नाजी दत्तो के द्वारा देखा जाता था। उत्तरी प्रांत मोरोपंत पिंगले, दक्षिणी प्रांत अन्नाजी दत्तो के द्वारा देखा जाता था। और तीसरा जो स्वराज था वो था दक्षिण पूर्वी प्रांत। इसमें सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, और यहां का शासन दत्ताजी त्रिंबक संभालते थे। दत्ताजी त्रिंबक, हम तीनों नाम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। उत्तरी प्रांत शिवाजी के जो पेशवा थे मोरोपंत पिंगले, पता नहीं आपको नीचे बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं, मोरोपंत पिंगले। दक्षिणी प्रांत का अन्नाजी दत्तो, और दक्षिणी पूर्वी प्रांत का दत्ताजी त्रिंबक। ये संभालने का काम करते थे। तो शिवाजी का पूरा राज्य स्वराज कहलाता था, और ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो इन 3 प्रमुख क्षेत्रों के अलावा मुगल क्षेत्र भी आते थे, जिस पर कि शिवाजी ने अधिकार करने का काम किया था, जैसे कि जिंजी, वेलोर, अंसी, ये जो क्षेत्र थे ये मुगलों के क्षेत्र थे, और शिवाजी ने इनको जीतने का काम किया था। इन क्षेत्रों को जो मुगलों से जीता गया था, इनको व्यवस्थित क्षेत्र कहा जाता था। और व्यवस्थित क्षेत्र का मतलब हुआ कि यहां का प्रशासन अधिग्रहण सेना की देखरेख में ही छोड़ दिया जाए, मतलब जो लोग वहां पे प्रशासक थे उन्हीं के अधीन वो क्षेत्र प्रशासन के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन उस क्षेत्र पर अल्टीमेट या अंतिम नियंत्रण शिवाजी का होता था। तो ये जो 3 स्वराज हुए, उसके अलावा व्यवस्थित क्षेत्र, प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिवाजी का जो पूरा प्रांत था, जिसको सूबा बोलते थे, वो तालुका और परगना में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये उनका प्रशासनिक विभाजन था, ये उनका प्रशासन का कार्य था यहां तक। शिवाजी का जो यहां तक का प्रशासन हम लोगों ने देखा, इसके बाद आप ये बताइएगा कि शिवाजी के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लागू करना था, और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्व प्रणाली को भी लागू किया था। उनका जो राजस्व से संबंधित व्यवस्था था वो बेसिकली
मराठों की जो विशिष्ट व्यवस्था थी लूट मार वाली, वही व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, मतलब कि चौथ और स्वदेशमुखी। चौथ आप सब जानते हैं कि दूसरे राज्यों पर राजस्व वसूली के लिए ही दबिश बनाने का काम किया जाता था, ताकि वो डर से भय से राजस्व देते रहे। खैर, तो शिवाजी ने राजस्व का जो नियम बनाया या जो राजस्व प्रणाली अपना व्यवस्थित किया, वो बेसिकली लूट मार पर थी। उसमें नियमितता का अभाव था, ये भी एक आलोचना का कारण बनेगा। खैर, शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आप सब जानते हैं, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन शिवाजी जागीरदारी व्यवस्था पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने में असफल रहे थे। शिवाजी का प्रशासन का आलोचना इस आधार पर भी किया जाता है। लगान के निर्धारण के लिए एक अच्छे प्रशासक के तौर पे उन्होंने भूमि की पैमाइश और उसके उत्पादन को आधार बनाने का काम किया। प्रारंभ में राजस्व का दर 33% निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 40% तक कर दिया गया था। भूमि की माप के लिए शिवाजी ने जो पद्धति अपनाई वो था काठी और मानक छड़ी। ये फिल्म्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया और स्वदेशमुखी और चौथ के तौर पर राजस्व की वसूली का काम किया। चौथ मतलब जैसा बताया कि एक प्रकार का सैन्य कर था जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था कि आप ये टैक्स या ये चौथ देकर के मराठों के अनावश्यक घुसपैठ से, उनके आक्रमण से आप बचे रह सकते हैं। जबकि स्वदेशमुखी जो था ये लिटरली एक आयकर के समान था, इनकम टैक्स के समान था, और इसके तहत उस राज्य को अपनी आय का 1/10 मतलब कि 10वां हिस्सा बतौर शिवाजी को या मराठों को देना पड़ता था। मराठा क्षेत्र में जो भू राजस्व की वसूली का जिम्मेदारी था वो था देशमुख और देशपांडे के ऊपर, और ये पद भी वंशानुगत था। ये भी शिवाजी का आलोचना का कारण बनता है। तो शिवाजी का राजस्व भी हम लोगों ने देखा, उनका स्वराज भी हम लोगों ने देखा। अब उनकी सैन्य व्यवस्था, मराठों का पूरा प्रशासन, मराठों का पूरा राज्य सैन्य प्रशासन पर ही निर्भर करता था, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो चौथ पर आधारित थी मुख्य रूप से, और ये लूटमार से ही संबंधित था। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सैन्य व्यवस्था में 3 प्रकार के सैनिक थे। पागा, पागा मतलब कि अस्थाई सैनिक जो सर-ए-नौबत जो सेनापति होता था उसके अधीन काम करते थे, और अस्थाई सेना के अंतर्गत पैदल, घुड़सवार और गज सेना शामिल थी। दूसरा था सिलेदार। सिलेदार मतलब कि वैसे सैनिक जो अपना घोड़ा खुद लेकर के आते थे, मतलब कि घुड़सवारों का ये दल होता था। ठीक है, और ये अपना घोड़ा स्वयं लेकर के आते थे। और तीसरा था पैदल। पैदल एक विशाल सेना थी, और ये शिवाजी के राजस्व का बड़ा खर्च वहन करने वाला, या सबसे अधिक खर्च यहीं पर होने वाला ये सेना था। और इसमें मावल के जो वीर थे वही शामिल थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही और लाइट नहीं है, इसीलिए ये आलम है। ठीक है, खैर, तो मावल के वीर इस पैदल सेना में शामिल थे। तो सैन्य व्यवस्था में पागा, सिलेदार और पैदल, इनका थोड़ा थोड़ा आप जिक्र कीजिएगा। इसके बाद दुर्ग का, हमने शुरुआत में ही कहा था कि मराठा क्षेत्र में दुर्ग का बड़ा महत्व था। तो दुर्ग के कारण उसकी व्यवस्था भी करनी होती थी, उसकी रक्षा भी करनी होती थी। शिवाजी के पास लगभग 250 दुर्ग थे, और इन दुर्गों के देखभाल के लिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के अधिकारी थे। एक था हवलदार जो दुर्ग के आंतरिक व्यवस्था को देखता था। दूसरा सर-ए-नौबत जो सेनापति होता था, दुर्ग की संपूर्ण व्यवस्था का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसके ऊपर थी। और तीसरा था समनीस जो कि दुर्ग की अर्थव्यवस्था और उसके भंडार को संभालने का काम करता था। तो इस तरीके से शिवाजी का जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था था वो कुछ इस प्रकार से था। अब सवाल ये उठता है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग ये देखें कि एक प्रशासक के तौर पर शिवाजी का आखिर मूल्यांकन करना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे।
तो शिवाजी का अब हम लोग मूल्यांकन देखते हैं, मतलब कंक्लूजन पे जाएंगे जहां उनकी हम लोगों की समीक्षा करनी है। ये सारी बातों को आधार बना करके हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी, अश्रृंखलाबद्ध थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस युग की जो परिस्थितियां थी कुछ ऐसी ही थी, और अपने युग के परिस्थितियों के कारण ही शिवाजी को भी सामंतवादी तत्वों के साथ समझौता करना पड़ा था। उसके कारण ही शिवाजी ने देशमुख और देशपांडे जैसे वंशानुगत अधिकारियों का पद कायम रखा, उनका अस्तित्व कायम रखा, उनको समाप्त करने का काम नहीं किया। शिवाजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी जो राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी, लेकिन जागीरदारी व्यवस्था, यहां पर ये भी जान लीजिए कि जागीरदारी व्यवस्था को मराठों के काल में मोकासा कहा जाता था। ये क्वेश्चन मुझे याद आता है कि संभवतः बीपीएससी में पूछा हुआ था कि जागीरदारी व्यवस्था क्या कहलाती थी या मोकासा क्या था मराठा राज्य में, जो भी हो। तो जागीरदारी व्यवस्था को भी वो समाप्त करने में असफल रहे थे। शिवाजी के प्रशासन का एक और जो आलोचना का कारण है वो ये है कि उनके प्रशासन में राजस्व का कोई नियमित स्रोत नहीं था, क्योंकि मराठा राज्य की निर्भरता चौथ और सरदेश मुखी पर थी, और चौथ और सरदेश मुख सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर मिल सकता था कि वो लगातार सैन्य अभियान करते रहे। ठीक है, इस रूप में शिवाजी या मराठा प्रशासन कोई ठोस आर्थिक आधार प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सका था। लूट मार की जो उनकी प्रवृत्ति थी, जिसके कारण से उनको राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसका अंततोगत्वा भुगतान भी मराठों को ही करना पड़ा। क्योंकि जब पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ तो उस समय मराठों का साथ अपने लोगों ने ही छोड़ दिया, क्योंकि मराठों ने चौथ वसूली के क्रम में अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा था। खैर, तो ये जो परिस्थितियां थी जिसके आधार पर शिवाजी के प्रशासन का आलोचना भी किया जाता है और एक प्रशासक के तौर पर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो था कमियां प्रशासन की, वो लिटरली उस युग की ऐसी कमजोरियां थी जिसके कारण से शिवाजी को भी इन तत्वों के साथ, सामंतवादी व्यवस्था के साथ या वंशानुगत शासन व्यवस्था या जागीरदारी, इनके साथ समझौता करना पड़ा। अब शिवाजी की जो उपलब्धि है वो इस आधार पर है कि उन्होंने मराठा स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उसको एक मुकाम तक पहुंचाया, और मुगलों के साथ शक्तिशाली संघर्ष करके या उनके शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। तो इस रूप में शिवाजी की उपलब्धि देखा जाएगा, इस रूप में उनकी उपलब्धि देखी जाती है, न कि प्रशासन की किसी कमजोरी के कारण। वैसे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण और दुरुस्त नहीं होता है, चाहे हम लोग जिस काल का भी उठा ले, मुगलों को उठा ले, सल्तनत का उठा ले, प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का हम लोग आकलन करें तो कमजोरी सब में है। यहां पर भी कमजोरियां थी, लेकिन ये कमजोरियां युग की कमजोरियां थी। ठीक है, आज जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है, मेरा इन्वर्टर भी डाउन हो रखा है और गर्मी का जो आलम है वो शायद आपको दिख रहा हो। बट एनीवे, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, हालांकि आज हम बहुत इस गर्मी के कारण बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे। चलिए मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।